कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो हमारा 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते जाएंगे। पहले फिलहाल उसको क्वेश्चन को देख लें, फिर इसमें इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे क्या क्या ज़रूरी है हमारे लिए। हमें बैलेंस शीट दी होगी हमेशा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2020-2019। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम ईयर चेक कर लें, 2019-2020। ओपनिंग हो गया 2019, क्लोजिंग हो गया 2020। तो ये ज़रूर हम हमेशा अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले चेक कर लें। उसके बाद में इक्विटी एंड लायबिलिटी का फॉर्मेट तो हमें याद ही है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में उसने हमें बताया कि वो बैंक लोन के बारे में बात कर रहा है। देन ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके आगे नोट नंबर लिखा है। जिसके भी आगे नोट नंबर लिखा हो, हम नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। देन एसेट्स दे रखी हैं हमें, नॉन करंट एसेट्स। कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं हमें, टेंजिबल और इंटेंजिबल, 6 लाख और 6 लाख। इंटेंजिबल हमारी 50,000 से 45,000 हो रही है। कोई नोट नंबर नहीं है हमारा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 75,000 हो रहा है। देन करंट एसेट्स है हमारी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर दोनों साइड हमें टोटल दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 70,000। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। नोट कर लें, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन दी होगी बैलेंस शीट में, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। फिर नीचे एक नोट दे रखा है दैट डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। याद करो हमने प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्या समझा था। जब हमने प्रपोज डिविडेंड की बात की थी तो हमने कहा था कि 2 साल का प्रपोज डिविडेंड हमें दिया गया होगा, और ये हमेशा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में नीचे दिया हुआ होता है। कहाँ दिया होता है प्रपोज डिविडेंड हमें? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को हम इग्नोर करेंगे, और जो लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है, उसके हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करेंगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में शो करेंगे। याद आ गया? नहीं याद आया तो अब याद रख लो, क्योंकि हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बिल्डिंग वॉज परचेस्ड फॉर ₹75,000। एक नियम बना लो, जिससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, उसका अकाउंट ज़रूर बनाओ। देन एन ओल्ड बिल्डिंग, द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 63,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। इसमें बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट अकाउंट, अगर फिक्स एसेट अकाउंट हमने 2 तरह से बनाना सीखा था, उसके बारे में भी जब क्वेश्चन करेंगे तब चर्चा करेंगे। देन टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, 2 शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पर लिखे हुए, पेड और प्रोवाइडेड। जब प्रोवाइडेड लिखा है तो प्रोविजन मेड की तरफ इशारा कर रहा है, जब पेड लिखा है तो टू बैंक पेड की तरफ वो हमारा इशारा करेगा। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। एंड वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो ये भी वाइवा का क्वेश्चन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये आपको याद रहना चाहिए। लेट अस स्टार्ट अप विद द सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। अधिकतर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें 2 अकाउंट हमारे ज़रूर बनेंगे। कौन से? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और फिक्स एसेट अकाउंट बहुत बार बनेगा। सो लेट अस स्टार्ट अप विद द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। पर्टिकुलर्स अमाउंट रफ में वर्किंग नोट में बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, देखो। लेकिन अगर 80 में और 80 की उम्मीद करते हो तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और लाइबिलिटी साइड में लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मेन हेडिंग्स कहाँ पर है, सब हेडिंग कहाँ पर है, देखो। मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमेशा वहीं पर मिलेगा हमें ना। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन में यदि हम देखें तो 40,000 और क्लोजिंग दे रखा है 70,000। सो जस्ट राइट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन 70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में 4 ही चीज़ें आती हैं।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय पी एंड एल मेड एंड टू बैंक पेड। क्या आता है? बाय पी एंड एल मेड एंड टू बैंक पेड। लिख दो। बाय पी एंड एल मेड का मतलब है जितना प्रोविजन हमने बनाया है, और टू बैंक पेड का मतलब है जितना हमने टैक्स को पे किया है। इन दोनों में से एक जानकारी अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹80,000, तो इसका मतलब है हमने इतना प्रोविजन बनाया है। क्या करा है? हमने इतना प्रोविजन बनाया है। सो हम इसको कहाँ लिखेंगे? बाय पी एंड एल मेड में 80,000, ये हम यहाँ पर शो करेंगे। फिर इधर का टोटल करेंगे 1,20,000। इसी टोटल को हमने लिखा यहाँ पर 1,20,000, और हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ गया? 70 माइनस करा 1,20,000 में से, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आया 50,000। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे केसेस किए थे। सो बाय पी एंड एल मेड, टू बैंक पेड, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इधर का अमाउंट इधर और इधर का अमाउंट हम इधर कर देते, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उस हिसाब से इसको बनाते हैं। रेलेवेंस क्या है? अभी जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको प्लस करेंगे, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में हम इसको माइनस करेंगे। ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं। इसमें बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से नहीं दे रखा है, इसलिए एक ही फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट हमने सीखा था, वन अकाउंट बन सकता है, टू अकाउंट बन सकता है। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए केवल एक ही अकाउंट बनेगा। बिल्डिंग अकाउंट शुरू करेंगे। एसेट है तो एसेट की शुरुआत हमेशा कहाँ से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। खत्म कहाँ पर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर। जरा देखो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देख सकते हैं हम यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग का बैलेंस हमें दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख। सो इसको नोट कर लो बिल्डिंग अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 lakhs। तो हमें पता चल गया यहाँ पर 6 lakhs आना चाहिए। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या बता रहा है। उसने फर्स्ट पॉइंट में बोला है बिल्डिंग वॉज परचेज्ड फॉर 75,000। जब हम बिल्डिंग को खरीदते हैं तो बाय बैंक इनफ्लो लिखते हैं, बेचते हैं तो बाय बैंक इनफ्लो लिखते हैं, सेल करते हैं तो, और परचेज करते हैं तो टू बैंक आउटफ्लो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था। इस क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया इतने की बिल्डिंग खरीदी है, सो टू बैंक आउटफ्लो में हम इसको लिख देंगे। तो बिल्डिंग के यहाँ डेबिट साइड में जो हम हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे, लेकिन फिलहाल हमें बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें मालूम है यहाँ पर क्या लिखते थे हम, टू बैंक आउटफ्लो। परचेज कितने में खरीदी है हमने बिल्डिंग? 75,000। एक चीज हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, An old building, the book value of which was ₹63,000, बुक वैल्यू दे रखी है, was sold at a loss of ₹5,000। हमने लॉस का फॉर्मूला सीखा था, जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला फॉर लॉस। क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लॉस बता रखा है 5,000, हमें बुक वैल्यू बता रखी है, कितनी दे रखी है? 63,000। हमें सेल्स प्रोसीड्स नहीं दे रखा। सेल्स प्रोसीड्स की जरूरत हमें कहाँ पड़ती थी? जब हम यहाँ पर बाय बैंक इनफ्लो लिखते थे। तो हमने इस सबको पुट करा तो हमारी सेल्स प्रोसीड्स कितनी आ गई? ये 63 में से माइनस हो रहा है, ये सेल्स प्रोसीड यहाँ आया, 5,000 इधर आया, तो सेल्स प्रोसीड आ गई 58,000। अब हम इसको अपने यहाँ पर पुट करते हैं अकाउंट में। हम कहते हैं जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हम 3 एंट्रीज करते हैं। कितनी एंट्रीज करते हैं हम? 3 एंट्रीज। जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हम कितनी एंट्रीज करते हैं? 3। सबसे पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी बाय बैंक इनफ्लो, तीसरी बाय पी एंड एल लॉस। शुरू करते हैं। बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन, पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, खाली स्थान छोड़ दिया। फिर दूसरा होता था बाय बैंक इनफ्लो, सेल्स प्रोसीड्स, कितने में हमने उसको बेचा, हमने कितने में उसको बेचा है अभी भी कैलकुलेट करा, 58,000 में। एंड देन अगला था हमारा बाय पी एंड एल लॉस, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दे रखा है हमें? 5,000। यहाँ पर नोट कर देंगे हम। अब हमारा अकाउंट देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, कभी ये चीज नहीं दी होगी, कभी ये नहीं दिया होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। हमें उसने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला। सो वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। कैसे? 6,75,000 इधर का टोटल आया, इसको हमने लिखा यहाँ पर और इसमें से घटाया। देखो कितना आ रहा है? 12,000। अब इसकी यूटिलिटी क्या है इस बिल्डिंग अकाउंट को बनाने की? ये जो बैंक वाली आइटम्स हैं ये जाती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जितनी भी ये बैंक वाली आइटम्स हैं
ये सब जाती है हमारी इन्वेस्टिंग में। और जो पी एंड एल वाली है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये दोनों जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ जाएगा हमारा? ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। अब हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर चलते हैं। हमने उससे रिलेटेड बाकी सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन हमें एक बात याद होनी चाहिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए होता है, जो कि हम पहले ही वर्किंग नोट में निकालते हैं। इसका हमें सबसे पहला वर्किंग नोट बनाना चाहिए, फर्स्ट वर्किंग नोट, या आप कोई थर्ड वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेंशन करने से। लेट अस स्टार्ट मेकिंग दिस अमाउंट। तो अपना लास्ट वर्किंग नोट बनाते हैं इस क्वेश्चन का। हमने 3 वर्किंग नोट बनाए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, फिक्स एसेट अकाउंट बनाया, और अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हैं। नाउ कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं पहले तो। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ज़रा देखो आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग कितना दे रखा है? 2 लाख, माइनस ओपनिंग दे रखा है 1 लाख। तो 2 लाख में से 1 लाख गया तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1 लाख रुपए। अब इसमें 4 चीज़ें जोड़ते हैं। कितनी चीज़ें जोड़ते हैं हम इसमें? 4 चीज़ें। नंबर 1, सबसे पहला, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड निकाला है, अपना पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखो, वहाँ पर बाय पी एंड एल प्रोविजन मेड लिखा हुआ है, वो 80,000 हमने यहाँ पर शो कर देना है। ये वाला अमाउंट बाय पी एंड एल मेड करके ऑपरेटिंग में प्लस करना है हमें। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000। हमने फर्स्ट आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर दिया। देन पी से प्रपोज डिविडेंड, इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, हमने केवल लास्ट ईयर वाले पे फोकस करना है। कितना है हमारा लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड? यहाँ क्वेश्चन में हमें 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दिया है, हमारा फोकस केवल पुराने वाले पर रहेगा, प्रीवियस ईयर वाले पर रहेगा 60,000। इसी को हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और इसी को हम फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4 चीज़ें जोड़ी। नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। नंबर 2, प्रपोज्ड डिविडेंड, पुराने साल वाला डिविडेंड से ही। नंबर 3, इंटरिम डिविडेंड। और नंबर 4, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं है, खालिस्तान खालिस्तान, इनको सबको प्लस माइनस किया तो हमारा अमाउंट, ये सबको प्लस किया जाता है, हमारा अमाउंट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ से अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपना बैलेंस शीट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ऑफर इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, नए साल का वो डेट डालते हैं। देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट 2 कॉलम्स। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है? 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत हुई प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, जो कि है हमारा 2,40,000। अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने वहाँ वर्किंग नोट में, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ अब इसमें क्या प्लस करते थे, ये याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको फॉर्मेट। क्या प्लस करते थे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उसको याद करने का तरीका क्या था हमारा? पेप्सी पी के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन प्लेन। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दूसरा पी स्टैंड्स फॉर, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार इसको रिवाइज करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दूसरा पी स्टैंड्स फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर आई से इंटरेस्ट पेड, डी से डेप्रिसिएशन, अगले डी से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जी से गुडविल रिटर्न ऑफ। और माइनस क्या करना है इसमें से? 2 चीज़ें। कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये याद रख लो। अब अपने क्वेश्चन में इसमें से क्या क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है? नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है? नहीं है। इंटरेस्ट पेड है? नहीं है। डेप्रिसिएशन है? है। अभी निकाला था ना बिल्डिंग अकाउंट में, यहाँ पर लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है? नहीं है। कहाँ से पता चलता? क्वेश्चन में अवेलेबल होती इन्फॉर्मेशन। देन एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है? क्या नाम से था? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग के नाम से, ये हमने लिख दिया। फिर जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पेटेंट्स दे रखे हैं हमारे। देखो अपनी बैलेंस शीट में जो पेटेंट्स हैं वो 50 से 45,000 हो रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी है, हम उसको राइट ऑफ होना या रिटर्न ऑफ अमाउंट मानते हैं या डेप्रिसिएशन मानते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 5000। इनमें से यही चीज़ें थी, माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, नहीं है। सो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी नील हो गई। ये सबको प्लस किया, जो अमाउंट आया उसका नाम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। वीडियो को पॉज करके वाला अमाउंट निकालो पहले। अब इसमें क्या करेंगे आगे, हमें पता चल गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज है 2,62,000। इसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को करेंगे माइनस। पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी करंट एसेट्स है और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज है जिनका हमें यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है हमारी 10,000 से 0। ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ली जाती है बेटा, नोट कर लो, यहाँ पर अपने नोट्स में लिख लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिया जाता है। देन आफ्टर दैट ट्रेड पेबल, हम यहाँ पर ट्रेड पेबल को लेंगे। 60 से 45 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ट्रेड पेबल, 60 से 45। तो ये क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो रहा है। क्या हो रहा है ये हमारा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 15,000। एक जगह लिख के रख लो, बार बार इस क्वेश्चन पर नहीं आ पाएंगे फिर हम। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए हमें नोट नंबर दे रखा था, किस चीज़ का है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स का। इसका हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को हम लेंगे फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग में हमारे पास लेने के लिए बचा था एक ट्रेड पेबल। अब करंट एसेट्स की तरफ आते हैं। करंट एसेट्स में पहली है हमारी इन्वेंट्रीज, 10 से 15 हो रही है, 10,000 से 15,000 क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज इन करंट एसेट कितने से बढ़ रही है, 5,000 से। लिख के रख लो जरा, इन्वेंट्री इंक्रीज 5,000। आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट है, 1,20 से 1,95, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। जरा कैलकुलेट करो 1,20 से 1,95 कितना इंक्रीज हो रहा है, लिख के रख लो एक जगह पर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कभी भी यहाँ पर करंट एसेट्स की श्रेणी में नहीं लेते हैं इंक्रीज डिक्रीज करते समय, ये नोट कर लो। अब वापस चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। हमें पता चला कि डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी का तो कुछ भी नहीं है, खालिस्तान। और इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से नाम आ गए, इन्वेंट्रीज कितना 5,000, ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है 75,000, और ट्रेड पेबल कितना है 15,000। इन सबको प्लस किया यहाँ पर आपस में और फिर यहाँ से माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब ये वर्किंग कैपिटल चेंज करते हैं तो लास्ट हमारा आंसर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। क्या माइनस कर दिया हम इसमें से, टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। ऊपर क्या प्लस किया था, प्रोविजन मेड। यहाँ पर क्या माइनस कर रहे हैं, टैक्स पेड। और जैसे ही हमने इसमें से टैक्स पेड माइनस किया तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला भाग पूरा हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स हमें मिल गया 1,17,000। और इसी 1,17,000 को उठा के यहाँ बाहर वाले कॉलम में लिख लो। पहली आइटम आई है जो हमारे बाहर वाले कॉलम में लिखी गई है। अभी तक हमारा बाहर का कॉलम बिल्कुल खाली था, अब कंप्लीट हो गया। इसके नीचे पूरी एक लाइन खींच दो, यहाँ पर मत खींचना, यहाँ तक पूरी लाइन खींच दो, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दो। अब बात करते हैं सेकेंड एक्टिविटी की। सेकेंड एक्टिविटी क्या है हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसी के नीचे से कंटिन्यू कर देंगे लाइन खींचने के बाद में। और इसको हम कैसे शो करते थे, इनफ्लो और आउटफ्लो की फॉर्म में। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, किसकी वजह से पैसा आएगा, सेल्स प्रोसीड्स की वजह से। जब हम एसेट को बेचेंगे तो बाय बैंक इनफ्लो, बिल्डिंग अकाउंट बनाया था ना, बाय बैंक इनफ्लो आया था, तो वो नोट करो यहाँ पर। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचने से कितनी सेल्स प्रोसीड्स आ रही थी, जरा अपना बिल्डिंग अकाउंट देखो, देखा कितना आ रहा है बाय बैंक इनफ्लो 58,000। और बिल्डिंग को परचेज करने से कितना पैसा जा रहा है 75,000, ये लिख देंगे। तो इनफ्लो में आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000, इनफ्लो में और कुछ नहीं है। फिर आउटफ्लो पर चले जाएंगे, पेमेंट फॉर, किस चीज़ के लिए पेमेंट करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग को परचेज भी करा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीज़ों पे फोकस करना है, फिक्स एसेट पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। किस किस पे फोकस करना है, फिक्स एसेट पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। फिक्स एसेट तो हमने कर ली, ज़रा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो, 0 से 75,000 हो रहा है, इसका मतलब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं। तो आउटफ्लो में आ गया पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000। जोड़ने वालों को जोड़ दो, घटाने वाले को घटा दो, हमारा नेट अमाउंट आ गया
माइनस का 92,000। देखो माइनस का 92,000 का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण हमारे पास से 92,000 चले गए। तो हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर क्योंकि पैसा इस्तेमाल हुआ है, यूज हो गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस में आए तो यूज्ड वर्ड यूज करते हैं, प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अब इसको फिर बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे और यहाँ तक खींच देंगे लाइन। तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं, सेम ऐसे ही इनफ्लो और आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध किस किस से होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले शेयर्स देखिए, 4 लाख से 6 लाख यानी कि इशू ऑफ शेयर्स, 2 लाख रुपए आ गया हमारा। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की तरफ जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 2 लाख से 1 लाख हो रहा है, इसका मतलब हमने लोन को पेमेंट कर दिया है, पैसा चला गया, ये आउटफ्लो में आ जाएगा हमारा। ये क्या है, कैपिटल बढ़े तो इनफ्लो, घटे तो आउटफ्लो, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे पास में। शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये जो बैंक लोन है 10,000 से जीरो हो रहा है, 10,000 से जीरो होने का मतलब क्या है, हमने पेमेंट कर दी है तो ये हमारा आउटफ्लो में जाएगा। लाइबिलिटी में क्या है, बढ़े तो हमारा प्लस पैसा आ रहा है और घटे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, बढ़े तो इनफ्लो, घटे तो आउटफ्लो। तो शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हम इसी को मान सकते हैं। कैश क्रेडिट वर्ड कुछ नहीं दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड की कोई जानकारी थी, नहीं थी। क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेड की जानकारी थी, कौन सी, प्रपोज डिविडेंड वाली। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, और पैसा जा किस किस वजह से रहा है, आउटफ्लो, पेमेंट फॉर, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भुगतान करा है हमने 1 लाख, घट रहा है हमारा। दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन है, पैसा जा रहा है 10,000। देन प्रपोज डिविडेंड हमने पे किया है 60,000, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। प्लस करने वाले को प्लस कर दो, माइनस करने वाले को माइनस, हमारा अमाउंट आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना अमाउंट आ गया, 30,000। तीनों एक्टिविटीज हमारी कंप्लीट हो गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब यहाँ पर एक पूरी लाइन खींच दो, हमें पता चल चुका है ऑपरेटिंग की वजह से हमारे पास कुछ कैश आया है, इन्वेस्टिंग की वजह से कुछ कैश आया है या गया है, और फाइनेंसिंग की वजह से कुछ कैश आया है या गया है। अब हम देखना चाहते हैं पूरे साल में हमारे कैश में कितना चेंज आया है, तो हम यहाँ लिखते हैं कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या लिख रहे हैं, कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज की वजह से नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3। ऑपरेटिंग का देखो कितना अमाउंट है हमारा, 1,17,000। इन्वेस्टिंग का कितना है, माइनस का 92,000, और फाइनेंसिंग का कितना आ रहा है, प्लस का 30,000। तो जमा करने वाले को जमा करो, घटा करने वाले को घटाओ, तो हमारा अमाउंट आ गया कैश जनरेटेड, यानी कि इन एक्टिविटीज़ की वजह से 55,000 रुपये कैश जनरेट हुआ है। कैसे हुआ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को प्लस किया, जो प्लस वाली फिगर है उसको प्लस कर दिया, जो माइनस वाली फिगर थी उसको हमने माइनस कर दिया, तो 55,000 आ गया। इसका मतलब पूरे साल में हमने 55,000 रुपये कैश बनाया है, जनरेट किया है। अगर साल की शुरुआत में मेरे पास 1,000 रुपये कैश था और मैंने 55 पूरे साल में कमा लिया, तो टोटल साल के अंत में मेरे पास कितना कैश होना चाहिए, 56,000। अब यहाँ पर साल के शुरुआत में मेरे पास कितना कैश था वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस से, जो कैश का बैलेंस दे रखा होगा। ज़रा यहाँ पर लिखो अपनी बैलेंस शीट में कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो, बैलेंस शीट में कैश का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, 30,000, और हमने पूरे साल में कितना कैश जनरेट करा है, 55,000। तो साल के शुरू में 30,000 था, 55,000 मैंने और जनरेट कर दिया, तो साल के अंत में मेरे पास कितना कैश हो गया। अगर मेरा आंसर 85,000 आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अभी चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर निकाला, तीनों एक्टिविटीज को प्लस करके 55,000, जमा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग 30,000, इसको प्लस करा, हमारा आंसर आ गया 85,000। और ये 85,000 क्या है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अगर हमारा आंसर 85,000 आ रहा है, जो कि बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस भी है,
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। साथ साथ बोलो, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सारे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस होते हैं। अब आपका आज का क्वेश्चन, आपके टी एस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, सोलर पावर लिमिटेड का। दिल्ली में 2000 आउटसाइड दिल्ली में सीबीएसई में 2015 में क्वेश्चन आया था। कुछ हिंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है उसका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन को जरूर करना है इस वीडियो के बाद में, तभी हमारा वीडियो देखना सफल है। अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।